हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का थाकड़ कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। और आज जो है हम दिनांक 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक के आपके जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनके टॉप 40 एमसीक्यूज की सीरीज जो है दोस्तों वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप सेशन को अंत तक देखेंगे और ये टॉप 40 एमसीक्यूज इन दिनों के बीच की सुर्खियों से बने हैं। और जो टॉप 40 एमसीक्यूज हैं, आपको पता है हम डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं। उन डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको हर दिन के टॉप 10 एमसीक्यूज करवाता हूं और इस बार जो है मैं आप लोगों के लिए टॉप 40 एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि इस हफ्ते की सुर्खियां जो है वो बने हैं। तो आप लोगों को सेशन को अंत तक जरूर से देखना है। उसके बाद में आपके सामने पहला सवाल जो है दोस्तों वो आ चुका है। व्हेन इज मंडेला डे सेलिब्रेटेड? मंडेला दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? इसका आपको सही जवाब जो है दोस्तों देना है। जल्दी से जल्दी कमेंट में आपको इसका सही जवाब बता देना है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 18 जुलाई के दिन जो है मंडेला दिवस जो है वो दोस्तों मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो है वो मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 जुलाई के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 18 जुलाई के दिन जो है 18 जुलाई 2010 को जो है दोस्तों पहली बार मंडेला दिवस जो है वो मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार मंडेला दिवस? 18 जुलाई 2010 को जो है वो पहली बार मंडेला दिवस जो है दोस्तों वो मनाया गया था। उसके बाद में आपको जो मंडेला जी हैं उनके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है भाई कि 1990 में दोस्तों इनको जो है भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1993 में दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है? 1993 में आपको क्या ध्यान में रखना है? इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल पीस प्राइज से दोस्तों जो है वो इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये अफ्रीका के अंदर दोस्तों किससे? जो रंग भेद होता है उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में आए थे। 27 वर्ष तक ये अफ्रीका की जेलों में रहे थे। 1994 से 1999 तक ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी जो है दोस्तों वो रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी बातें हैं। अच्छा, फिर 12 जुलाई को हमने क्या मनाया था? मलाला डे मनाया था। 1 जुलाई को हमने डॉक्टर्स डे मनाया था, सीए डे मनाया था, एसबीआई डे मनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और 17 जुलाई को हमने क्या मनाया? इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो हमने मनाया था। तो ये डिटेल एमसीक्यू की चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री टू क्रिएट इमरजेंसी ऑयल रिजर्व अब्रॉड? भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ में जो है वो एमओयू साइन किया है? इसका आपको सही जवाब जो है दोस्तों जल्दी से जल्दी बताना है कि भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ में जो है वो एमओयू यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे साइन किए हैं दोस्तों? समझौता ज्ञापन पर जो है वो किस देश के साथ में भारत ने विदेश में ऑयल रिजर्व बनाने के लिए एमओयू साइन की है? इसका आपको सही जवाब बता देना है जल्दी से जल्दी कमेंट में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भारत क्या कर रहा है? विदेश में अपना तेल रिजर्व, तेल भंडार जो है वो बनाने की घोषणा भारत ने अभी की है। उसके साथ में भारत एमओयू साइन कर रहा है। भाई क्यों की है? क्योंकि अभी चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, कई देशों में लॉकडाउन रहा था, उस वजह से विश्वव्यापी तेल की कीमतों में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। विश्वव्यापी तेल कीमतों में दोस्तों भारी गिरावट जो है वो आपको देखने को मिली है, जिस कारण से जो तेल है वो सस्ता हो गया है। और भारत में जितनी ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा तेल को जो है वो रिजर्व कर सकें। भारत के अंदर ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 194 मिलियन बैरल ही भारत जो है वो अपने यहाँ पे तेल रिजर्व कर सकता है। इसीलिए भारत ने अब क्या तय किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में भारत जो है तेल रिजर्व करेगा। भारत अपना तेल जो है वो कहाँ रिजर्व करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स में रिजर्व करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अशोक लवासा, अंशुला कांत, श्याम श्रीनिवासन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आपको इसका जवाब दोस्तों बता देना है कि इसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो सही जवाब दोस्तों क्या है इसका? श्याम श्रीनिवासन को क्या नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन जिनको फेडरल बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी जो है वो नियुक्त किया गया है। एमडी एंड सीईओ ऑफ
फेडरल बैंक जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है, श्याम श्रीनिवासन जी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, अलुवा कोची के अंदर है। अलुवा कोची के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1913 में इसका स्थापना जो है वो हुई थी। श्याम श्रीनिवासन अगले प्रबंध निदेशक जो है वो इसके बना दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई कि ये जो फेडरल बैंक है ये एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। क्या है, ये एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। फेडरल बैंक एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, आरबीआई जो इसे गवर्न करती है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है अशोक लवासा। अशोक लवासा जी जो है वो भारत के चुनाव आयुक्त हैं और इन्हें अब क्या अपॉइंट किया गया है दोस्तों, इन्हें अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए या वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अंशुला कांत को क्या, ये एसबीआई की एमडी हैं और इन्हें वर्ल्ड बैंक का सीएफओ और जो है एमडी नियुक्त किया जा रहा है। और श्याम श्रीनिवासन मैंने आपको बता दिया फेडरल बैंक के क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा, इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच कोच टू फाइट कोरोना। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन से कोच के निर्माण की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं गो कोविड कोच, फाइट कोरोना कोच, पोस्ट कोविड कोच या क्वारंटाइन कोच। जल्दी जवाब बता दीजिए दोस्तों, क्या जवाब है इसका? तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पोस्ट कोविड कोच जो है इसका निर्माण करेगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे की कपूरथला कोच फैक्ट्री जो है इसका निर्माण करेगी। कपूरथला कोच फैक्ट्री जो है वो इसका निर्माण करने वाली है। कपूरथला कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब में ये आई हुई है। यहां पर है जो पोस्ट कोविड कोच का निर्माण होगा। पोस्ट कोविड कोच क्या होगा भाई, यहां पे बेसिकली आपको हैंड फ्री एमिनिटीज उपलब्ध करवाई जाएंगी। मैंने आपको वीडियो में बताया था फ्रेंड, हैंड फ्री एमिनिटीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हैंड फ्री एमिनिटीज का मतलब हो गया कि आप जब हाथ धोने जाते हैं तो आपको जो नल होता है वो आपको अपने हाथों से नहीं खोलना है, उसके लिए हैंड फ्री आपको कर दिया जाएगा। आप अपने पैरों से नल को संचालित कर सकते हैं या ऐसी कोई भी चीज जहां पे आपके हाथ लगने की संभावना होती है उसे हैंड फ्री करके फुट ऑपरेटेड क्या कर दिया जाएगा? फुट ऑपरेटेड कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप उसे अपने पैरों से जो है वो संचालित कर सकते हैं। ऐसी सुविधा जो है दोस्तों वो की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या होगा, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन का निर्माण किया जाएगा। किसका? प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन का निर्माण जो है दोस्तों वो किया जाएगा। तो भाई ये क्या होता है प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन? तो एसी का जो डक्ट होता है दोस्तों, एसी के डक्ट में अंदर इसको लगाया जाएगा जिससे हवा को क्या बनाया जाएगा, जीवाणु रहित हवा का जो है आपको संचरण किया जाएगा अपने एसी कोच में। तो क्या नाम रखा है उसका? पोस्ट कोविड कोच रखा है। और उसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, जो सीट होती है या जो बर्थ होती है उनको क्या किया जाएगा? कॉपर कोटेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉपर कोटेड किया जाएगा। आपको पता है कॉपर के ऊपर जो है, कॉपर के ऊपर किसी भी रूप में जो बैक्टीरिया होता है वो 5 से 7 मिनट से ज्यादा जो है वो नहीं चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। पांचवा सवाल आपके सामने है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू क्रिएट एयर बबल? एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो कौन सा देश बनाना चाहता है अपने यहाँ पे रिज्यूम करने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को? तो किस देश ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए एयर बबल समझौते करने का फैसला किया है? इंडिया, अमेरिका, जापान या जर्मनी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके जवाब जो है आपको बता देना है। तो क्या सही जवाब है दोस्तों? भारत यानी कि इंडिया जो है वो एयर बबल एग्रीमेंट बना रहा है विभिन्न देशों के साथ में। अच्छा, ये जो एयर बबल एग्रीमेंट होता है भाई, ये क्या है एयर बबल एग्रीमेंट? तो ध्यान से सुनिएगा, ये एयर बबल एग्रीमेंट एक सेट ऑफ रूल्स है दोस्तों। क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। तो आपको पता होगा चूंकि अभी देश में कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है जिसके कारण से हमारी लगभग मार्च महीने से हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जो है दोस्तों वो क्या है, बंद है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हमारी क्या है, बंद है। उस वजह से अब वापस से चूंकि हम लोग अनलॉक के दौर से गुजर रहे हैं, तो फिर से अनलॉक के दौर से जब गुजर रहे हैं तो वापस से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के लिए अब जो है क्या करेगा भारत, एयर बबल एग्रीमेंट करेगा। एयर बबल एग्रीमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है दोस्तों, जिसके तहत क्या किया जाता है, कुछ रूल्स निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या किए जाते हैं दोस्तों,
रूल्स को जो है वो निर्धारित किया जाता है कि भाई कितनी फ्लाइट्स हम दोनों देशों के बीच चलेंगी, कितने पैसेंजर्स हैं वो आ सकते हैं, चेकिंग किस प्रकार से होगी, इस प्रकार की सुविधाओं को जो है यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट में विकसित किया जाएगा। उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी अभी हाल ही में भारत अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ में दोस्तों क्या कर चुका है, एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो साइन कर चुका है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में चीज को रखना है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, इनके साथ में भारत अभी तक ये समझौता कर चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं भाई। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी। तो वेस्ट टू एनर्जी नामक इनिशिएटिव के साथ में कौन सी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे जो है कचरे को बिजली में कन्वर्ट करने का डिसीजन वो है अभी हाल ही में लिया है? आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी, किसने? उत्तर प्रदेश ने, असम ने, छत्तीसगढ़ ने या हिमाचल प्रदेश ने? जल्दी से जल्दी इसका जवाब आपको मुझे बताना है। तो क्या सही जवाब है दोस्तों? उत्तराखंड सरकार जो है वो वेस्ट टू एनर्जी जो है वो मुहिम अपने यहाँ पे लागू कर रही है, जिसके तहत कचरे को बिजली में परिवर्तित किया जाएगा। 900 टन कचरा जो होता है वो उत्तराखंड प्रदेश में प्रतिदिन जो है वो उत्सर्जित होता है, और उनमें से तकरीबन 40% कचरा तो ऐसा होता है जो जहां रखा गया है वहीं पड़ा रहता है, वो वहां से हिलता भी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कचरा जो है वहां पे होता है। हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं, कचरा होना स्वाभाविक है। तो वहां पे अब क्या फैसला लिया गया है कि इस कचरे को क्या किया जाएगा, एनर्जी में, वेस्ट टू एनर्जी में जो है इसे कन्वर्ट किया जाएगा, कचरे से जो है वो बिजली उत्पादित की जाएगी। ये डिसीजन उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में लिया है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार की बात आती है तो आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, यहां पे अभी होप पोर्टल की शुरुआत भी हुई थी। कहां पे होप पोर्टल की शुरुआत हुई थी दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर होप पोर्टल की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है वो उत्तराखंड के क्या है दोस्तों, सीएम है। ठीक है, और आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ के गवर्नर जो है वो कौन है भाई? बेबी रानी मौर्य जी जो है वो यहाँ की गवर्नर है। बेबी रानी मौर्य जी क्या है? यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां सवाल है, विच इंडियन स्टेट हैज सेट अप अ हाई लेवल कमिटी टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू डिस्ट्रिक्ट विथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज बेस। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किस राज्य सरकार ने जिलों को गठन करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति की घोषणा जो है वो की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका क्या सही जवाब है आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है। फास्ट कमेंट गाइज, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए भाई दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब है? आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने ये घोषणा की है कि यहाँ पे नए जिलों का गठन जो है वो किया जाएगा। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और 25 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और यहाँ के सीएम जो है जगन मोहन रेड्डी जी साहब, जगन मोहन रेड्डी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या मानना है कि ये जो 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, इसमें से 12 से 13 जिलों की स्थापना जो है वो और की जा सकती है। इस हेतु उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बिठा दी है कि भाई आप जिलों की और गठन करने की संभावना को जो है आप उजागर कीजिए। तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 25 में से 12 और नए जिले बनाने की घोषणा जो है वो उन्होंने कर दी है। उसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, जगन मोहन रेड्डी जी हैं वो तो क्या है, वो तो क्या है, सीएम है, और गवर्नर है बिश्व भूषण हरिचंद्रन। कौन है? बिश्व भूषण हरिचंद्रन जी जो है वो कौन है, यहाँ के क्या है दोस्तों, विश्व भूषण हरिचंद्रन जी क्या है, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 8वां, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल नेम्ड मेडिकैब। मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, बिल्कुल सही लोग बोल रहे हैं आप लोग। आईआईटी मद्रास ने जो है ये घोषणा की है, उन्होंने इसे आईआईटी मेडिकैब बना दिया है। तो आईआईटी मद्रास के फॉर्मर एल्यूमनी, एल्यूमनाई का मतलब क्या होता है? एल्यूमनाई का मतलब पूर्व छात्र या जो पूर्व में यहां से पढ़ चुका है, उनके सपोर्ट के साथ में एक मॉड्यूलस हाउसिंग नामक संस्था है, मॉड्यूलस हाउसिंग नामक एक कंपनी कह लीजिए, संस्था कह लीजिए, जिसमें आईआईटी मद्रास के एल्यूमनी और इस मॉड्यूलस हाउसिंग ने अभी वर्तमान में भी आईआईटी मद्रास के समर्थन के साथ में, यानी कि आईआईटी मद्रास में जो छात्र स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके समर्थन के साथ में जो इसकी घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? मेडिकैब की। बना दिया है, घोषणा नहीं की है। मेडिकैब हॉस्पिटल जो है विकसित हो चुका है। तो ये मेडिकैब क्या है भाई? ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कैसा है ये? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसे विद इन 2 आवर्स जो है कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, पोर्ट किया जा सकता है, लॉन्च
लॉन्च किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अच्छा, इसकी जो खास बात है दोस्तों वो क्या है भाई, इसकी खास बात है कि इसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आपके यहां पे जो होगा वो होगा डॉक्टर्स का रूम। क्या होगा? डॉक्टर्स का रूम होगा। दूसरा आपके यहां पे क्या होगा दोस्तों? आइसोलेशन रूम होगा। क्या होगा? आइसोलेशन रूम होगा। ठीक है, आइसोलेशन रूम होगा। उसके बाद में तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों वो क्या होगा? यहां पे आपका ट्विन बेड आईसीयू जो है वो होगा। क्या होगा? ट्विन बेड आईसीयू होगा। और 4th नंबर पे जो चीज आती है दोस्तों वो क्या होगा? एक मेडिकल वार्ड होगा। क्या होगा? एक मेडिकल वार्ड जो है वो यहां पे स्थापित किया जाएगा। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और 2 घंटे के अंदर इसे पोर्ट किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। और अभी पहली खेप या पहली बार इसे कहां पे? वायनाड केरला के अंदर स्थापित किया गया है। वायनाड केरला के अंदर से स्थापित किया गया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। अच्छा भाई, आईआईटी दिल्ली ने क्या किया? आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड की सबसे सस्ती आरटीपीसीआर बेस्ड टेस्टिंग किट कोरोश्योर बनाई थी। आईआईटी कानपुर ने क्या किया था? आईआईटी कानपुर ने शुद्ध बनाया था। क्या बनाया था? शुद्ध स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिससे 10 स्क्वायर फीट के कमरे को विद इन 15 मिनट क्या किया जा सकता है? बैक्टीरिया रहित बनाया जा सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। 9वें क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन रहे? तो बिल्कुल लुइस हैमिल्टन जी जो है वो इसके विजेता रहे थे। मर्सिडीज के लिए कार चलाते हैं। किसके लिए? मर्सिडीज के लिए कार चलाते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही में क्या जीता था? स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रिया में जिसका आयोजन हुआ था, वो विजेता भी इसके कौन रहे थे? लुइस हैमिल्टन जी मर्सिडीज के लिए कार चलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड? पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? अच्छा, ऑप्शन में ही नहीं है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पे डी ऑप्शन को आप कर लीजिए, आंध्र प्रदेश। तो अब आप लोगों को यह भी पता चल गया कि इसका आंसर भी क्या है? आंध्र प्रदेश है ना। इतने तो आप लोग होशियार हैं ही हैं। इसका क्या जवाब है? आंध्र प्रदेश के अंदर निष्ठा प्रोग्राम ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। क्या है भाई निष्ठा? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। बेसिकली सेकेंडरी एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी या जो है एलिमेंट्री लेवल पे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए इसको शुरू किया गया था। चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से फेस टू फेस इसका आयोजन हो नहीं सकता है, इसलिए इसे क्या किया गया है? ऑनलाइन इशू किया गया है, ऑनलाइन जारी किया गया है। और ऑनलाइन किस राज्य में पहली बार जारी किया गया है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बता दिया। सीएम कौन? सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? आपको ध्यान में रखना है, जगनमोहन रेड्डी जी। और गवर्नर कौन है? हमारे विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। ये आपको ध्यान में रखना है। निष्ठा कार्यक्रम ऑनलाइन कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और कार्यक्रम शुरू बहुत पहले से हो चुका है, परंतु कोविड-19 पेंडेमिक के कारण फेस टू फेस चीजें हो नहीं सकती, इसलिए इसे ऑनलाइन जो है वो इशू किया गया है। अगला क्वेश्चन 11वां, रिसेंटली सीबीएसई हैज टाइड अप विद व्हिच कंट्री टू इंक्लूड एआई इनटू द सिलेबस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ में जो है वो अभी टाइड अप कर लिया है? सीबीएसई ने किसके साथ में समझौता जो है वो कर लिया है? तो उसका क्या सही जवाब है? आईबीएम इसका सही जवाब है। आईबीएम के साथ में जो है वो सीबीएसई ने टाई अप किया है। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। अरमॉन्क न्यूयॉर्क में इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। और अरविंद कृष्णा जी जो है वो आईबीएम के क्या है? सीईओ है। अरविंद कृष्णा जी जो है वो कौन है? आईबीएम के सीईओ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां, विच कंट्री लॉन्च द मार्स स्पेस मिशन नेम्ड अल अमल? अल अमल नामक मंगल ग्रह अंतरिक्ष अभियान किस देश द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है भाई? तो क्या सही जवाब है इसका? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला सिर्फ यूएई का नहीं, किसी भी मुस्लिम देश का या कह सकते हैं किसी भी अरब कंट्री का पहला क्या मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन लॉन्च किया है? किसने? यूएई ने। अल अमल का मतलब होता है होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, ये अल अमल जो है यूएई ने इसे लॉन्च किया है। और आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों इसके बारे में? और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसे कहां से, इसे जो है जापान के तेंगशिमा,
जापान के तेंगशिमा से जो है इसे लॉन्च किया गया है। जापान के तेंगशिमा से जो है इसे लॉन्च किया गया है। जापान की कंपनी कौन सी है? जाक्शा। ठीक है, जाक्शा जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसने तेंगशिमा स्पेस पोर्ट से जो इसे लॉन्च किया है, किसे? अल अमल को। और क्या संभावना है इसकी? इसकी संभावना है कि ये फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंच जाएगा। कब तक? फरवरी 2021 तक ये मंगल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 13वां, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अनाउंस टू कनेक्ट द कैपिटल ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विद द रेल नेटवर्क, हाउ लॉन्ग विल इट बी कंप्लीटेड? हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की थी। ये कब तक पूरी होगी? तो 2030, 2020, 2021, 2023। इसका क्या सही जवाब है? कमेंट करके आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं दोस्तों, 2023 तक ये घोषणा पूरी करने का कहा है। किसने कहा है? वी के यादव, विनोद कुमार यादव। कौन है भाई? रेल बोर्ड के चेयरमैन हैं। रेल बोर्ड के क्या है दोस्तों? ये चेयरमैन है। और इन्होंने भी एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा है कि हम 2023 तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को, फोकस किस पर है? राजधानियों को। वैसे तो कनेक्टेड तो है ही है ये स्टेट आपस में, सिक्किम के अलावा सभी स्टेट आपस में कनेक्टेड है। पर अब घोषणा क्या हुई है? इनकी कैपिटल्स को जो है वो क्या किया जाएगा? घोषित कैपिटल्स को जो है वो जोड़ा जाएगा। तो कौन है नॉर्थ ईस्ट में? एक तो 7 सिस्टर्स हैं। 7 क्या है? 7 सिस्टर्स हैं और एक सिक्किम इनका भाई है। 8 राज्य जो है इनको जो है वो इसमें जोड़ा जा रहा है। अच्छा भाई, तो 7 सिस्टर कौन कौन सी होंगी दोस्तों? 7 सिस्टर होगी आपकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, और सिक्किम इसका भाई हो गया। इनकी राजधानियों को 2023 तक रेलवे क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों? कि 2030 तक भारतीय रेलवे क्या हो रहा है? ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रीन रेलवे कह लीजिए या इलेक्ट्रिफाइड रेलवे कह लीजिए, इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2030 तक। ये भी घोषणा रेल बोर्ड ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन रेलवे कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारतीय रेलवे जो कार्बन उत्सर्जित करता है उसको 2030 तक इलेक्ट्रिफाइड करके या इलेक्ट्रिसिटी पर चलाकर पूरा कार्बन उत्सर्जन खत्म कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 14वां। फिर है रिसेंटली विद विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज पेसेक्स एक्सरसाइज? पेसेक्स एक्सरसाइज जो है वो किस देश के साथ में भारत ने अभी इसका आयोजन किया है? तो बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों को पता है, यूएसए के साथ में भारत ने क्या किया है? पेसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है। पेसेक्स क्या होता है भाई? पेसेक्स का मतलब होता है बेसिकली पैसेज। पैसेज का मतलब क्या होता है? पैसेज का मतलब होता है मार्ग। तो मार्ग का मतलब यह हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक निमित्ज, ये न सिर्फ अमेरिकी सेना, निमित्ज द कैरियर पॉइंट कह लीजिए, कैरियर ग्रुप कह लीजिए, या कैरियर ग्रुप ही सही है। तो निमित्ज कैरियर ग्रुप ये न सिर्फ यूएसए का अपितु पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बड़ा एयरक्राफ्टर है। क्या है? एयरक्राफ्टर है, युद्ध पोत है, या कह सकते हैं इसके ऊपर से जो है हवाई जहाजें हैं या कोई भी लड़ाकू विमान है जो उड़ान भर सकते हैं। निमित्ज वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट, सबसे बड़ा एयरक्राफ्टर पोर्ट है या एयरक्राफ्टर शिप है कह सकते हैं आप। उसके साथ में भारत ने जो है इंडियन ओशियन रीजन कहां पर? निकोबार आइसलैंड के पास में, अंडमान निकोबार आइसलैंड में क्या कर ली है? पेसेक्स एक्सरसाइज कर ली है। ये निमित्ज कैरियर ग्रुप जो है ये वापस आ रहा था कहां से? साउथ चाइना सी से। कहां से? साउथ चाइना सी से जो है ये वापस आ रहा था। और उस दौरान जब इन्हें इंडियन आर्मी के वॉरशिप्स दिखे या इंडियन आर्मी के वॉरशिप्स मिले, तब इन्होंने वहां पे पेसेक्स एक्सरसाइज, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ग में हुई एक एक्सरसाइज जो है उसे हम कहते हैं, वो इसके साथ में ऑर्गेनाइज इन्होंने कर ली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों वो क्या है भाई? निमित्ज कैरियर ग्रुप वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्टर है। बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है, हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, साउथ चाइना सी से वापस आ रहा है यूएसएस निमित्ज, अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। अच्छा, पहले जो भारत पूर्व में जापान और फ्रांस के साथ में ये एक्सरसाइज कर चुका है। किसके साथ में? जापान और फ्रांस के साथ में भारत ऐसी एक्सरसाइजेस कर चुका है। मार्ग के अंदर चलते हुए एक्सरसाइज हो गई, उसे हम क्या बोल देंगे? पेसेक्स एक्सरसाइज बोल देंगे। और यूएसएस निमित्ज के साथ में भारत ने ये किया है। यूएसएस निमित्ज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
15वां सवाल आपके सामने आ गया है। हु वाज सिलेक्टेड फॉर द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर 2020? 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया? पहला ही सवाल था। 18 जुलाई को हमने क्या मनाया है? 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला डे मनाया है, और नेल्सन मंडेला डे के पुरस्कार के तौर पे किसे चुना गया है उसका आपको सही जवाब जल्दी से बता देना है। तो बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, ए एंड बी बोथ। मारियाना कोएते और मोरिसाना कोएते एंड मारियाना वर्दनियाविस जी हैं, इन्हें क्या दिया गया है दोस्तों? इन्हें दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार फॉर 2020। तो ये जो कोएते जी जो है, ये कोएते जी कहां से है भाई? ये गुएना से हैं। कहां से हैं? गुएना से हैं। और ये मैडम जो है वो कहां से हैं? ये हैं ग्रीस से, ठीक है, ग्रीस से ये हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है भाई? उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये मारियाना जी जो है ना, ये मारियाना जी 1993 से यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर है। कब से? 1993 से यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी क्या है? ये गुडविल एम्बेसडर हैं। गुडविल एम्बेसडर हैं कौन? मारियाना वर्दनियाविस जी, और ये ग्रीस की हैं, और कोएते जी जो है ये गुवेना के हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ते हैं। और मारियाना जी क्या करती हैं? चाइल्डहुड कैंसर के खिलाफ इन्होंने मुहिम चला रखी है। चाइल्डहुड कैंसर के खिलाफ इन्होंने क्या चला रखी है? मुहिम चला रखी है, उसके खिलाफ ये लड़ती हैं। और दोनों को क्या दिया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर स्ट्रीट वेंडर्स? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो क्या सही जवाब है? स्वनिधि ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। स्वनिधि योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। और स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। स्वनिधि योजना जो है दोस्तों वो उसको लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। कब लॉन्च किया गया था? 1 जून 2020 को स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स, ये वी है, माफ कीजिएगा, ये वी है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसके तहत क्या था भाई दोस्तों? जिसके तहत 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था। 10,000 रुपए का क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। ये इसकी 7% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, और बाकी की कौन पे करती है? स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। अगर ये लेने वाला व्यक्ति टाइम पे अपना पेमेंट कर देता है तो अगले वर्ष से 20,000 रुपए इसको निधि के तौर पे दिए जाएंगे। और अगर ये डिजिटल पेमेंट करता है, डिजिटल भुगतान करता है, तो 1,200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो भी दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली योजना जो है वो केंद्र सरकार की है। 1 जून 2020 को इसे जारी किया गया था। अब इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है पूरे भारत में। मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में इसमें टॉप कर लिया है। मध्य प्रदेश में अकेले 15,500 केसेस अप्रूव कर दिए गए हैं, और तकरीबन 15 करोड़ रुपए का भुगतान भी जो है अभी तक कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसके लिए ऐप लॉन्च हो गया है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्वनिधि ऐप जो है हम इसे कहेंगे। याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द न्यू अम्ब्रेला एम्प्लॉयमेंट स्कीम? नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका जवाब बता दो भाई, जल्दी फास्ट कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत कर दी है। किस योजना की शुरुआत कर दी है? अनुसूचित जाति के, क्या मामला है ये? अनुसूचित जाति के गरीबों को आर्थिक समानता के उद्देश्य से, आर्थिक समानता के दृश्य में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शेड्यूल कास्ट के गरीबों के लिए क्या ये योजना शुरू की है? नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसका शुभारंभ जो है वो हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ये किया है, इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान में अच्छे से रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 18वां, विच कंट्री चेयर द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG की जो थर्ड मीटिंग हुई है वो किस देश ने इसकी अध्यक्षता जो है वो की है? G20 बैठक की अध्यक्षता की है। क्या जवाब है? सऊदी अरेबिया ने इसकी जो है वो क्या की है? चेयर की जो है अध्यक्षता की है। आपको पता होगा भारत से निर्मला सीतारमण जी जो है हमारी, कौन है भाई? निर्मला सीतारमण जी जो है दोस्तों वो कौन है? भारत की वित्त मंत्री हैं। और भारत की
वित्त मंत्री ने जो है वो इसमें भाग लिया था। भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने इसमें बेसिकली क्या किया था दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो हमारा जारी हुआ है, उसके संदर्भ में उन्होंने वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व किया था और चीजें जो है वहां पे बताई थी। अच्छा, ये तीसरी मीटिंग थी, वर्चुअली आयोजित हुई थी। उससे पहले फरवरी 2020 में एक मीटिंग हो चुकी है और एक अप्रैल 2020 में मीटिंग हो चुकी है। ये थर्ड FMCBG मीटिंग थी जिसका आयोजन कहां हुआ, सऊदी वर्चुअली हुआ, परंतु अध्यक्षता किसने की, सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने अध्यक्षता क्यों की, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है देखिए। सऊदी अरेबिया ने अध्यक्षता इसलिए की दोस्तों क्योंकि G20 एक फोरम है। G20 क्या है, एक फोरम है और रोटेशनल बेसिस पे इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोल करती रहती है। इसीलिए 2020 की प्रेसिडेंसी किसके पास में है, सऊदी अरेबिया के पास में है और इसीलिए हर G20 कार्यक्रम को सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, चेयर कर रहा है। यानी कि फरवरी में जो मीटिंग हुई थी या अप्रैल में जो मीटिंग हुई है उसे भी चेयर किसने किया था, सऊदी अरेबिया ने इसे चेयर किया था। याद रह जाएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, चलिए। 19वां, विच कंट्री इज इंडिया, विथ विच कंट्री इंडिया इज गोइंग टू साइन द डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2020। भारत किस देश के साथ में 2020 के अंत तक डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है दोस्तों वो साइन करने वाला है, उसके बारे में आपको बता देना है। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, फास्ट। फास्ट कमेंट गाइस। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। रसिया के साथ में भारत क्या करने वाला है, रसिया के साथ में भारत जो है वो डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है वो साइन करने वाला है। अभी डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता क्या है भाई, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों ही देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को या अदर एम्यूनिटीज को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि रसिया का कोई युद्धपोत भारत के मुंबई के पोर्ट पर अपने ईंधन को रिफिल करवा सकता है और भारत का कोई युद्धपोत या भारत का कोई क्राफ्ट रसिया के किसी पोर्ट पे अपने आप को क्या कर सकता है, रिफिल कर सकता है। बेसिकली ये क्या होता है, दोनों ही देशों के मिलिट्री जो बेसिस होते हैं उनको एक्सेस करने का एक प्रमाण होता है कि भाई आप हमारे बेसिस को एक्सेस कर सकते हैं, हम आपके बेसिस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, और भारत जो है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही अभी तक कर चुका है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत जो है वो अभी तक इस एग्रीमेंट को साइन कर चुका है। और जापान के साथ में दोस्तों क्या है, हमारी अंतिम वार्ता चल रही है, अंतिम दौर की वार्ता चल रही है और जापान के साथ में भी हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं। फिलहाल भारत ने रसिया के साथ में एग्रीमेंट साइन करेगा 2020 के अंत तक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 20वां सवाल आपके सामने आ गया है। हु वाज द विनर ऑफ गल्बेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020? गल्बेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 के विजेता कौन रहे? आपके ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, रिधिमा पांडे, मोरिसना कोयते या मारियाना वर्दनियायोनिस। इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे यहां पे बता देना है। फास्ट कमेंट गाइस। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों आप लोग, ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थनबर्ग जी कौन है भाई? ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज करने के उद्देश्य से ये जो है लड़ती हैं। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस जैसे प्रसिद्ध और प्रतिबद्ध संस्थानों को भी अपना भाषण दे चुकी हैं। स्वीडन की नागरिक है, 17 वर्ष की आयु है और फ्राइडे फॉर फ्यूचर इस मुहिम से, ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर मुहिम से ये क्या आई थी, चर्चा में आई थी। क्या है भाई फ्राइडे फॉर फ्यूचर? तो ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर के दिन में अपनी उम्र, हम उम्र के लड़के लड़कियों से आग्रह करती हैं कि फ्राइडे के दिन आप स्कूल मत जाइए, आप अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले के किसी भी जो पॉलिसी मेकर होता है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार होता है, उसके सामने प्रोटेस्ट कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। उस वजह से ये चर्चा में आई थी। कौन? ग्रेटा थनबर्ग जी। और इन्हें गल्बेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है। गल्बेंकिन प्राइज फाउंडेड 1976।
ये 1976 से जो है दोस्तों दिया जा रहा है लगातार, और 1976 में जब ये दिया गया था तो ये गल्बेंकिन साइंस अवार्ड के नाम से दिया गया था। अच्छा, ह्यूमैनिटी अवार्ड जो है ना, गल्बेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये 2020 में ही दिया गया है, और पहली बार में इसकी विजेता कौन बन गई है, जो ग्रेटा थनबर्ग जी हैं, और 1 मिलियन यूरो की राशि इसमें दी गई है। कितने की? 1 मिलियन यूरो की राशि इन्हें इनामी दी गई है, जिसको इन्होंने वो समूह जो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ते हैं उनको दान भी कर दी है। किन्होंने? ग्रेटा थनबर्ग जी ने। स्वीडन की नागरिक है, 17 वर्ष की आयु है, और इनका एक बहुत सुप्रसिद्ध वर्ड है। क्या वर्ड है वो? इनका सुप्रसिद्ध वर्ड क्या था? हाउ डेयर यू। ये इनका बहुत प्रसिद्ध वर्ड है जो मीम मटेरियल बन गया था पूरे भारत के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। 21वां सवाल आपके सामने आ रहा है। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? इसका आपको सही जवाब बताना है दोस्तों जल्दी से। मालदीव के साथ में, इजराइल के साथ में, रसिया के साथ में, या इनमें से किसी के भी साथ में नहीं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। मालदीव के साथ में भारत क्या साइन करने वाला है, या यूं कह लीजिए मालदीव भारत के साथ में साइन करेगा मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज समझौता। इसके तहत भारत जो है वो मालदीव को 20 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट करेगा। 20 मिलियन यूएस डॉलर का क्या करेगा? मेडिकल ग्रांट जो है वो इशू करेगा। क्या करेगा? मेडिकल ग्रांट जो है वो इशू करेगा भारत। किसको? मालदीव को। मालदीव जैसे देशों के अंदर कोविड केयर फैसिलिटीज में सुधार लाने के लिए और यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार लाने के लिए ये ग्रांट जो है वो भारत जो है वो इशू करेगा मालदीव के अंदर। ठीक है, और इस संदर्भ में और चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है भाई? इस संदर्भ में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि भारत जो है वो पहले भी ऑपरेशन सागर चला करके ऑपरेशन सागर के द्वारा भारत पहले भी सिकिलिक्स, मालदीव और मॉरिशस जैसे देशों की सहायता कर चुका है, जिसके तहत भारत ने उन्हें फूड एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई थी, मेडिकल एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई थी। उसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत भारत ने मालदीव से अपने देश के नागरिकों को भी छुड़ाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मालदीव की राजधानी क्या हो गई भाई? मालदीव की राजधानी हो गई माले। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है ये? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी कौन है? प्रेसिडेंट है कहां के? मालदीव्स के। 22वां सवाल आपके सामने है। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द कंट्रीज फर्स्ट ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा वाज इनॉग्रेटेड? किस राज्य या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो उद्घाटित हुआ है? उद्घाटन उसका हुआ है। प्लाजा क्या होता है? बाजार कह लीजिए, चाहे चौक कह लीजिए, उसका मतलब ये होता है उसका उद्घाटन ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन जो है वो कहां किया गया? इस बारे में आपको बताना है जल्दी से जल्दी। तो क्या सही जवाब है इसका? दिल्ली के अंदर ही आयोजित, दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। कहां पे? स्लेम्सफोर्ड क्लब दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है, इस चौक का, जहां पे 5 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। कितने? 5 तरह के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट कहां लगे हुए हैं? दिल्ली के चैम्सलॉर्ड क्लब में, जिसका उद्घाटन भारत के आर.के. माथुर जी ने किया है, आर.के. सिंह जी ने किया है, माफ कीजिएगा, आर.के. सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है, राजकुमार सिंह जी ने, जो अभी वर्तमान में क्या है? मिनिस्टर हैं किस चीज के दोस्तों? ये भी वर्तमान में भारत के पावर मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है भाई दोस्तों? उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो आर.के. माथुर जी हैं, आर.के. सिंह जी हैं दोस्तों, ये भारत के पहले क्या रह चुके हैं? ये भारत के पहले गृह सचिव रह चुके हैं। पहले मतलब पूर्व में गृह सचिव रह चुके हैं। ठीक है, गृह सचिव रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पावर आपको ध्यान में रखना है। 23वें सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर घर घर राशन स्कीम? किस राज्य ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री घर घर राशन की मंजूरी दी है? तो इस योजना की मंजूरी भी दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है कि घर घर राशन स्कीम जो है वो प्रदेश में लागू की जाए। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा भाई? इस स्कीम के तहत बेसिकली जो चीज होगी वो यही है
कि घरों के लोगों के घरों घरों तक जो है वो राशन पहुंचाया जाएगा और अगले 6 से 7 महीनों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 6 से 7 मंथ्स में इसे जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एक भारत एक राशन की स्कीम भारत सरकार लाने वाली है, उसके तहत दिल्ली सरकार भी अपना जो है वो कार्य कर रही है, अपना प्रतिबद्धता जो है वो दर्शा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24वां। जोरम मेगा फूड पार्क, माफ कीजिएगा, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में जो है वो किया गया है? मिजोरम में, त्रिपुरा में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? इसका सही जवाब आपको बताना जल्दी से जल्दी। तो इसका क्या सही जवाब है दोस्तों? इसका क्या सही जवाब है दोस्तों, जल्दी से आपको बता देना है। बिल्कुल, तो क्या है भाई, 55 एकड़ लैंड, 55 एकड़ लैंड और 75 करोड़ रुपए की लागत से ये जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम के अंदर खुला है। कहां पे खुला है? मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुला है। ये कहां पे? मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये खोला गया है। और उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या है भाई? उसके अलावा ये ध्यान में रखना है कि ये 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। उसके अलावा 25,000 किसानों को, 25,000 फार्मर्स को ये फायदा जो है वो पहुंचाने वाला है। 25,000 फार्मर्स को फायदा पहुंचने वाला है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इस अपने मिजोरम का पहला फूड पार्क होगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इनॉग्रेशन किसने किया था? हरसिमरत कौर जी ने। किसने किया था? हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर कौन है? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं भारत सरकार में। खाद्य मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। क्लियर है? अच्छे से आगे बढ़ जाए। 25वें सवाल की ओर हम आ गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ माइन प्लग्स फॉर इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए माइन प्लग्स खरीद के लिए किस कंपनी के साथ में अनुबंध जो है वो किया है? तो आपके ऑप्शन है BHEL, HAL, NTPC या BEML। इसका क्या सही जवाब है, जल्दी से आपको बता देना है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग दोस्तों। BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या नाम है इसका? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसके साथ में जो है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 557 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। 1512 माइन प्लग्स का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। 1512 माइन प्लग्स बनाने हैं। अच्छा, माइन प्लग क्या होता है भाई? माइन प्लग का मतलब क्या होता है दोस्तों? T90 टैंक जो है हमने अभी हाल ही में डिप्लॉय किया है गलवान वैली में। कहां पे? भारत चाइना फेस ऑफ के बाद में गलवान वैली में हमने T90 टैंक को डिप्लॉय किया है। ये T90 टैंक जो होगा, इसके अंतर्गत ये माइन प्लग लगाया जाएगा। और माइन प्लग का काम क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एक डिवाइस है, माइन फील्ड, यानी कि जिस मैदान में जहां पे टैंक चल रहा है, उस मैदान के आगे अगर कहीं दुश्मन ने जो है वो क्या बिछा रखी है? माइंस बिछा रखी है। तो इस माइन प्लग के द्वारा उस माइन का पता लगाया जा सकता है। इस वजह से हमारे भारतीय सैनिक शहीद ना हो, हमारे टैंकों को क्षति ना पहुंचे, उसके लिए माइन प्लग बनाने का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ किया है? BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में। अच्छा भाई, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। CIIITC ग्लोबल अवार्ड, CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है NTPC ने अभी हाल ही में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो BEML के साथ में 557 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब है भाई, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। हु इज इट्स प्रेसिडेंट? UNGA 2020 का आयोजन जो है वो वर्चुअली किया जाएगा, परंतु इसके अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है जल्दी से। इसके अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल आप लोग बोल रहे हैं तिजानी मोहम्मद बांदे जी, ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। तिजानी मोहम्मद बांदे जी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं और ये एक नाइजीरियन डिप्लोमेट है। क्या है दोस्तों? नाइजीरियन डिप्लोमेट है तिजानी मोहम्मद बांदे जी। ये अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं। अब आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों हर वर्ष आयोजित की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां पे पहुंचता है, बड़े बड़े बायलैटरल टॉक्स होते हैं और बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है। ठीक है, परंतु इस वर्ष कोविड-19 पेंडेमिक फैला हुआ है। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण आप फेस टू फेस मिल नहीं सकते। इस वजह से इसका आयोजन वर्चुअली पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में
यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी और इस वर्ष आप गिन के देख लीजिए 75वां वर्ष चल रहा है। 75वां वर्ष चल रहा है यूनाइटेड नेशंस का, 75वीं वर्षगांठ यूनाइटेड नेशंस मना रहा है। और ये जो यूएनजीए होगा ना, ये भी इसकी 75th सेशन होगा। ये 75th सेशन जो है 15 सितंबर 2020 से जो है वो चलने वाला है। कब से? और इसके तहत क्या किया जाएगा, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देंगे और इस दिन उन्हें ही जो है वो चलाया जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तिजानी मोहम्मद बांदे जी। क्या है ये? नाइजीरियन डिप्लोमेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगले अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? अगले अध्यक्ष कौन होने वाले हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। अगले अध्यक्ष जो होने वाले हैं वो हैं वोल्कन बॉचकोर जी। ये अगले अध्यक्ष यानी कि ये 75th सेशन के बाद के अगले अध्यक्ष वोल्कन जी होंगे। ये टर्की के, कहां के? तुर्किश क्या है? ये डिप्लोमेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एंटोनियो गुटेरेस जी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या है? यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। याद रह जाएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर देते हैं। अब हमारा 27वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज? हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है वीके यादव, अरुण कुमार, वेद प्रकाश तुदेजा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी जवाब बताइए दोस्तों, फास्ट। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मैं बताता हूं आपको। इसका सही जवाब है अरुण कुमार। अरुण कुमार को क्या किया गया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये अरुण कुमार जी कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, एक संगठन का सर्वाधिक सर्वे सर्वा जो है वो एक डायरेक्टर जनरल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अरुण कुमार कौन है? डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। इनको क्या बना दिया गया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था वीके यादव, विनोद कुमार यादव, ये भारतीय रेल बोर्ड के चेयरमैन है। कौन है? वीके यादव भारतीय रेल बोर्ड के चेयरमैन है। अच्छा, ये जो वेद प्रकाश दुदेजा है ना, ये भी अभी चर्चा में रहे थे। ये वेद प्रकाश दुदेजा कौन है? ये जो है हमारे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या है? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है। इनको अब क्या इनको क्या मिला था? अभी हाल ही में ये चर्चा में रहे थे। इनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 मिला था। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड वेद प्रकाश तुदेजा, आरएलडीए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है, इनको दिया गया था। तीनों तो एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कवर कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कवर कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो आपको करना ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग 28वें क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप? जल्दी बता दीजिए दोस्तों, रिसेंटली प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में से लॉन्च किया गया है, जल्दी बता दीजिए दोस्तों, फास्ट। तो रजनीकांत, सोनू सूद, इंडिया की गवर्नमेंट ने या अक्षय कुमार ने? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सोनू सूद। किसने? सोनू सूद ने जो है ये प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो लॉन्च किया है। किसने? सोनू सूद ने जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसने इसे लॉन्च किया है? सोनू सूद ने जो है वो लॉन्च किया है। आपको पता होगा अभी सोनू सूद जी ने लॉकडाउन के पीरियड के दौरान में बिहार के, यूपी के, राजस्थान के हजारों की संख्या में, मान लीजिए 12,000 के आसपास लेबर्स को क्या किया था? अपने घर पहुंचाया था। उनके लिए निशुल्क बसेस की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। और अब ये क्या कर रहे हैं? रोजगार की बारी करके एक अभियान ला रहे हैं, जिसके तहत इन्होंने क्या लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। और ये लेबर्स को, मिग्रेंट लेबर्स को रोजगार ढूंढने में मदद करेगा। अक्षय कुमार ने क्या किया था? अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में, 3 करोड़ रुपए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 29वां सवाल है, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क एंड सैनिटाइजर? मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए किस बैंक ने जो है माफ कीजिएगा, नेशन वाइड कैंपेन जो है वो चलाया है? इसका सही जवाब आपको जल्दी से बता देना है कमेंट में।
तो इसका क्या सही जवाब है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक ने ये कैंपेन चलाया है। पंजाब नेशनल बैंक देश के 662 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका आयोजन करने वाला है। कितने? 662 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने वाला है। किसके तहत ये करेगा? CSR। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एक निर्धारित प्रतिशत है टर्नओवर का, जिसका हर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, हर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को या हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करना पड़ता है? दान करना पड़ता है, सोशल कॉज में दान करना पड़ता है। फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाइल्ड लेबर से हो सकता है या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो सकता है। तो इस बार पंजाब नेशनल बैंक ने मौके की प्राथमिकता को भांपते हुए क्या किया है? मास्क सैनिटाइजर वितरित करने का फैसला लिया है। मास्क सैनिटाइजर भी सोशल कॉज है। कई लोग, कई गरीब जिनके पास में सुविधाएं नहीं है, उनके लिए पंजाब नेशनल बैंक 662 डिस्ट्रिक्ट्स में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण जो है वो करने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक के CEO SS मल्लिकार्जुन राव, MD कह लीजिए, CEO कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, कौन है? मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव जी जो है वो MD CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं जल्दी से। अच्छा, फेडरल बैंक अभी मैंने बताया है SS श्रीनिवासन, श्याम श्रीनिवासन क्या बने हैं? श्याम श्रीनिवासन को MD CEO नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक का। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हम। विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली? हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट G सतीश रेड्डी द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? बिल्कुल, किसका परीक्षण किया गया है? ध्रुवास्त्र का। कहां से किया गया है? चांदीपुर रेंज, उड़ीसा से इसका सफल प्रक्षेपण जो है वो किया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। अच्छा, इस ध्रुवास्त्र का ही पुराना नाम क्या था? नाग। इस ध्रुवास्त्र का ही पुराना नाम क्या था? नाग। और इसका सफल प्रक्षेपण जो है वो DRDO ने कर लिया है। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? ये न्यू दिल्ली के अंदर है। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी जी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। 31 रिसेंटली हु लॉन्च साउथ कोरियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस 2? हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 जो है वो लॉन्च किया है? इसका जवाब कमेंट में बताइए फास्ट। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है स्पेस एक्स। ये एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है ये। क्या है? प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो जिसकी जो स्थापना है वो किसने की है? एलन मस्क ने की है। किसने की है? एलन मस्क ने की है। और 2002 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 2002 में इसकी स्थापना हुई है। किसने की है दोस्तों? एलन मस्क ने इसकी स्थापना की है। ये एलन मस्क कौन है? ये वही हैं जिन्होंने अभी मई 2030 में अपना ड्रैगन 2 नामक स्पेसक्राफ्ट 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज दिया है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? ये पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को कहां भेज दिया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज दिया, ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट में। अब इन्होंने क्या कर दिया है? दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 जो है उसको लॉन्च कर दिया है स्पेस एक्स ने। अच्छा, स्पेस एक्स का कार्यालय कहां है? तो ये हाथमोर कैलिफोर्निया के अंदर है। कहां पर? हाथमोर कैलिफोर्निया के अंदर इसका है क्या? हेडक्वार्टर। याद रह जाएगा, स्पेस एक्स एनासिस 2 दक्षिण कोरिया का उपग्रह है ये। ठीक है, 32वां सवाल है सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ, CBDT ने एक MOU साइन किया है भाई डेटा शेयर करने के लिए। किसके साथ में वो डेटा शेयर करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो क्या सही जवाब है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ में CBDT ने ये MOU साइन किया है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? जो हम GST पे करते हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है,
जीएसटी है जो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हम दुकानदार को पे करते हैं, दुकानदार मैन्युफैक्चरर को पे करता है और मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम जो आयकर भरते हैं, हम जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कौन भरता है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन भरता है भाई, हम लोग भरते हैं सीधे गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन भरता है, जिनसे हमने सामान खरीदा है वो भरता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों वो क्या है, सीबीआईसी के चेयरमैन है एम अजीत कुमार जी। सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है, एम अजीत कुमार जी जो है वो कौन है, सीबीआईसी के चेयरमैन है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रमोद चंद्र मोदी जी सीबीडीटी के हैं। कौन है ये, सीबीडीटी के प्रमोद चंद्र मोदी जी, याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हम करते हैं। फिर 33 क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एमडी सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो क्या इसका सही जवाब है दोस्तों, जल्दी से आपको बता देना है। तो इसका सही जवाब क्या है, प्रकाश चंद्र कांडपाल जी। ये पहले एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी सीईओ थे, अब इन्हें क्या नियुक्त कर दिया गया है, सीईओ बना दिया गया है। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं, किसके, एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी जी। अंशुला कांत जी को मैंने आपको बता दिया है, वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीईओ इन्हें नियुक्त किया गया है। और पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये भी अभी चर्चा में रहे थे भाई, पी प्रवीण सिद्धार्थ को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यानी कि रामनाथ कोविंद जी का पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव नियुक्त किया गया है। किसे, पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आपका 34th क्वेश्चन ये रहा, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द वन स्टॉप स्कीम, वन स्टॉप शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्या सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला या कर्नाटका। फास्ट कमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है राजस्थान के अंदर इसे लॉन्च किया गया है, वन स्टॉप शॉप स्कीम। भैया वन स्टॉप शॉप स्कीम किसकी जगह पे लागू हुई है, तो ये दोस्तों किसकी जगह पे लागू हुई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम या सेल कह सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो राजस्थान सरकार में चलता था क्लियरेंस लेने के लिए। आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं, आर्थिक स्थितियां खत्म हो चुकी हैं, तो अब क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहेगा निवेशक, कितने करोड़ रुपयों से अधिक, 10 करोड़ रुपयों से अधिक कोई निवेशक निवेश करना चाहेगा तो क्या होगा, 10 करोड़ रुपयों से अगर निवेशक कोई निवेश करना चाहेगा तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम था इसमें अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या किया है, अमेंडमेंट पूरा ही कर दिया, इसको क्या बना दिया, वन स्टॉप स्कीम। इसके तहत 10 करोड़ रुपए से ऊपर निवेश करने वाले को 98 प्रकार के 98 प्रकार के क्लियरेंस एक ही छत के नीचे यानी कि वन स्टॉप स्कीम में मिल जाएंगे। अब ये क्लियरेंस क्या होते हैं आपको पता है, हम अगर किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री ओपन करना चाहते भी हैं तो पॉल्यूशन क्लियरेंस लाना पड़ता है, हेल्थ क्लियरेंस लाना पड़ता है, हमें एनर्जी क्लियरेंस लाना पड़ता है। तो कई सारे झंझट को खत्म करने के लिए वो निवेशक जो 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा उसके लिए वन स्टॉप स्कीम जो है वो राजस्थान सरकार ने लॉन्च कर दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, राजस्थान में ही अभी क्या हुआ था, प्योर फॉर श्योर कैंपेन की शुरुआत हुई थी। डेयरी प्रोडक्ट्स के सैंपल को लिया जाता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और क्या है भाई, राज्यपाल कलराज मिश्र। ध्यान में रह जाएगा अच्छे से, राजधानी जयपुर। 35वां सवाल है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में बॉम्बे स्टेशन से आज ही के दिन पहली बार भारत में क्या हुआ था, रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया था। और उसके बाद में 1936 में भारत सरकार ने उस कंपनी को ओवरटुक करके क्या कर दिया, ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो में, जो आज तक चला आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया 12 को हमने मनाया मलाला डे हमने मनाया 12 जुलाई को, मलाला यूसुफजई की के जन्मदिन के अवसर पे। 17 जुलाई को हमने मनाया इंटरनेशनल जस्टिस डे, इसका इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट हेग नीदरलैंड में। 18 जुलाई को हमने क्या मनाया, मंडेला डे। हमने 18 जुलाई को क्या मना लिया दोस्तों, मंडेला डे मना लिया। और 23 जुलाई को हमने क्या मनाया है अभी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 36 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो क्या सही जवाब है? सुमित देव को नियुक्त किया गया है नया एनएमडीसी का, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। यह एनएमडीसी जो होता है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कार्य करता है, स्टेट एक्वायर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत ये कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत ये कार्य करता है। सुमित देव को इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अशोक लवासा मैंने आपको बता दिया भारत के चुनाव आयुक्त हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। श्याम श्रीनिवासन अभी मैंने बताया फेडरल बैंक के क्या नियुक्त हुए हैं, एफडीसीईओ नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर 37वां, द मार्स मिशन नेम्ड टाइनवेन 1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली? टाइनवेन नामक मंगल मिशन हाल ही में किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? जल्दी जल्दी जवाब बता दीजिए। चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइनवेन 1 नामक अपना मार्स मिशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें क्या क्या है? लैंडर है, लॉन्चर है, रोवर है, और उसके अंदर क्या होता है? लैंडर है, रोवर है, और लॉन्चर है, और ऑर्बिटर है। क्या है? ऑर्बिटर है। तो लॉन्चर क्या होता है भाई? लॉन्चर क्या होता है? ये पृथ्वी का आवरण है, और यहां से अगर हम लॉन्च करते हैं, और ये क्या है? ये हमारा अंतरिक्ष है, तो यहां से यहां तक इस आवरण को पार करवाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? लॉन्चर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जिस ग्रह पर या जिस सतह पर हम जा रहे हैं, उस ग्रह के बाहर से ही, उस पर लैंड होने से पहले ही ऑर्बिटर अलग हो जाता है, और वो ऑर्बिटर क्या करता है? चक्कर मारता रहता है उस ग्रह के आसपास में, ठीक है। और जो उसकी सतह पर लैंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडर। और क्या ध्यान में रखना है? उसके अलावा जो ध्यान में रखना है, सतह पर उतरने के बाद में इस लैंडर में से जो चीज बाहर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोवर। और ये रोवर कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, 3 पहिए होते हैं, इस प्रकार से रोवर होता है जो लैंडर में से बाहर आता है, और वो उस संबंध में सारी जानकारी हमें देता है। हमारा प्रज्ञान रोवर चंद्रयान मिशन के टाइम पे क्रैश कर गया था, लैंड होते वक्त बहुत तेज हवा, तेज स्पीड से वो लैंड किया था, इस वजह से वो क्रैश हो गया था, और हमारा चंद्रयान जो हमारा मिशन था वो फेल हो गया था। हम लोग वापस कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको अभी 2-3 मंगल मिशन तो यही बता दिए भाई। पहला मंगल मिशन क्या था? पहला मंगल मिशन अल अमल यानी कि यूएई का मिशन था। फिर अभी चाइना ने अपना मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। ये 2 मंगल मिशन आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? अच्छा, साउथ कोरिया का पहला सैन्य प्रशिक्षण उपग्रह भी अभी लॉन्च कर दिया स्पेसएक्स ने, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छे से रह जाएगा। और चाइना ने क्या कर दिया? टाइनवेन 1 नामक अपना मंगल मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है हाल ही में। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हम। व्हाट पोजीशन डज रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 50 वैल्यूएबल फर्म्स? दुनिया की टॉप 50 वैल्यूएबल फर्म्स में की सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर है? आपको बताना है 48वें पे, 50वें पे, या आपको बताना है 25वें पे या 35वें पे। जल्दी से क्या सही जवाब है? 13 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में, 13 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने नंबर पे रही हैं? 48वें नंबर पे रही हैं भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज। और सऊदी की अरेमॉक कह लीजिए, ये कंपनी जो है इसने अरेमको है, अरेमॉक, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका सही नाम मैं आपको बताता हूं। सऊदी की अरेमको कंपनी ने, माफ कीजिएगा थोड़ा, अरेमको कंपनी ने क्या किया है? इस लिस्ट को फर्स्ट टॉप किया है, फर्स्ट नंबर पे ये आई है, और इसके नंबर पे सेकंड पे एप्पल है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की सूची में 48वें नंबर पे आई हैं। 13 ट्रिलियन करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में, 13 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में ये कार्य हुआ है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है भाई? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39वां, ट्री प्लांटेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, किसके द्वारा? ट्री प्लांटेशन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के अंदर? तो क्या इसका सही जवाब है? आपको बता देना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए, इसको आप माफ कीजिएगा, नई दिल्ली नहीं, आप संपूर्ण भारत ही ले लीजिए, कंट्री को ही ले लीजिए, पूरे देश के अंदर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी ने क्या किया है, ये वृक्षारोपण अभियान जो है वो चलाया है। ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना दोस्तों, ये तकरीबन 10 राज्यों के 130 लोकेशंस पे, 10 राज्यों की 130 लोकेशंस पे क्या करेगी, जो है वृक्षारोपण करेगी। उसके पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, इन्हीं अमित शाह जी ने अभी सीआरपीएफ के लिए भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी छत्तीसगढ़ के लिए। क्या चलाई थी? ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी छत्तीसगढ़ के लिए। और अब इन्होंने वृक्षारोपण अभियान लॉन्च कर दिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है, और उसके तहत 10 राज्यों के 130 लोकेशंस पे क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। अंतिम सवाल की ओर हम आ गए हैं दोस्तों। विच एम्स लॉन्च्ड स्मार्ट रिस्ट बैंड टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए किस एम्स ने स्मार्ट रिस्ट बैंड जो है उसको बनाया है, जो घड़ी हम पहनते हैं, स्मार्ट वॉच जो हम कहते हैं, उसको बनाया है। उसका सही जवाब आपको जल्दी से जल्दी देना है। तो क्या सही जवाब है इसका? नागपुर एम्स ने ये बनाया है। किसकी मदद से? जोधपुर आईआईटी और नागपुर आईआईटी की मदद से नागपुर एम्स ने इसे विकसित किया है। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो कोविड-19 पेशेंट्स होंगे उनको ट्रैक किया जाएगा, या उनको क्या किया जाएगा, मॉनिटर जो है दोस्तों वो किया जाएगा। तो आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो दोस्तों टॉप 40 एमसीक्यूज हैं वो खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सेशन को पसंद करेंगे। अगर आपको ये सेशन, ये सीजन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।